नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, इन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, खास करके स्वार्थ की। ऐसे राजनीतिक मुनाफे का गणित नहीं आंकना चाहिए, देखना चाहिए, करना चाहिए, दिखाना चाहिए, जो कि एक तुच्छता का उदाहरण देता। लेकिन बदलते राजनीतिक माहौल में, खास करके चुनावी साल होने के कारण लगता है कि इस बार 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस राजनीति के भेंट चढ़ रहा है। राष्ट्रपति के भाषण से लेके, जो झांकियां दिखाई उससे लेके, और जिस प्रकार से केजरीवाल ने आज यहां ध्वजारोहण किया, उसको लेके तो यही लगता है कि बात गलत दिशा में जा रही है। हम आपको कुछ वीडियो भी दिखाएंगे। आज की इस पूरे मुद्दे पर बहस करेंगे और चाहेंगे कि देश बोले, हिंदुस्तान अपनी राय दे और बताए कि वो क्या सोचता है। सबसे पहले मुद्दे पर नजर डालते हैं। क्या मुद्दा है, हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ये सारी प्रक्रिया हुई है और किस मुद्दे को लेकर हम आपके सामने ये आपका आज का ये कार्यक्रम ले रहे हैं। हम मुद्दे पर जाने के पहले एक कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए, क्या कहना है आपको? आप लाइव में जुड़ चुके हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये 26 जनवरी 15 अगस्त तो बड़े शानो शौकत से मनाया जाता है, लेकिन हमारे सेना के जवानों का सर काटा जाता है, उससे प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं और चिकन बिरयानी खिलाते हैं। और दूसरी बात, ये केजरीवाल जी जो है नए नए सीएम बने हैं, फिल्म नायक आप देखे होंगे सर, उसमें अनिल कपूर ने खलनायक से पूरे फिल्म में हाथ नहीं मिलाया है, जबकि वह काल्पनिक था। और ये हकीकत है, इसमें खलनायक के साथ ही ये हाथ मिलाया है। तो इससे क्या धन्यवाद। किया जाए? हम आपको पहले मुद्दे पे नजर डालते हैं, फिर आपके कॉल लेते हैं। पावन है गणतंत्र यह करो खूब गुणगान, भाषण बरसाकर बनो वक्ता चतुर सुजान। जी हाँ, कुछ इसी अंदाज में आज गणतंत्र दिवस की गुणगान राजनीतिक हलकों में होने लगी है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि लोक लुभावन अराजकता शासन का विकल्प नहीं हो सकती। झूठे वादों की परिणति मोह भंग में होती है, जिससे गुस्सा पैदा होता है और गुस्से का एक ही लक्ष्य होता है, वो जो सत्ता है। जनता का गुस्सा तभी कम होगा जब सरकारें वो करेंगी जो करने के लिए उन्हें चुना गया है। बड़बोले लोग जो हमारी रक्षा सेनाओं पर शक करते हो गैर जिम्मेदार हैं और उनका सार्वजनिक जीवन में कोई स्थान नहीं है। प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा चुनावों को लेकर कहा कि खिचड़ी सरकार विनाशकारी हो सकती है। राष्ट्रपति के इस तीखे बयान पर भला आम आदमी पार्टी कहाँ चुप रहने वाली थी, झट से जवाब भी आ गया। आप पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता योगेंद्र यादव ने कहा कि राष्ट्रपति के भाषण में इस तरह की बातें उत्तर प्रदेश और गुजरात के बारे में कही गई है। राष्ट्रीय त्योहारों पर राजनीति कोई नई बात नहीं है। इससे पहले 2011 में भाजपा नेताओं को सिर्फ इसलिए हिरासत में लिया गया था क्योंकि ये लोग श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना चाहते थे। इस घटना के बाद उमर अब्दुल्ला सरकार की जमकर आलोचना हुई थी। इसके बाद भाजपा नेता नितिन गडकरी ने कहा था कि तिरंगा फहराने पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज इसी राष्ट्रीय पर्व पर अरविंद केजरीवाल भी राजनीति करने में आगे दिखे। केजरीवाल एक मुख्यमंत्री होते हुए भी हमेशा की तरह सादे कपड़े में मफलर बांधे राजपथ पर गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए, जबकि इस मौके पर एक मुख्यमंत्री को सफेद कपड़ा पहनना चाहिए। साथ ही केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस परेड को पहले ही ये कहकर विरोध किया था कि कुछ वीआईपी लोगों को देखने के लिए निकलने वाली झांकियों से आम आदमी का कोई सरोकार नहीं है। तो सवाल आम आदमी पार्टी को लेकर यहाँ भी खड़ा होता है कि फिर केजरीवाल ऐसे खास लोगों की समूह में शामिल क्यों हुए। इस मौके पर एक राजनीति और देखने को मिली। कर्नाटक राज्य की झांकी में टीपू सुल्तान के हाथ में तलवार लिए दिखाया गया। ये वही टीपू सुल्तान है जिसने 12,000 से अधिक हिंदुओं को इस्लाम में धर्मांतरित किया तथा लाखों की संख्या में बंदी बनाकर वध करने का हुक्म दिया था। साथ ही 20 वर्ष से कम आयु के एक खास समुदाय के लोगों को जेल में रखा और पेड़ से लटका कर मारने का हुक्म दिया। ऐसे में टीपू सुल्तान हमारे राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा कैसे हो सकता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सवाल यहाँ ये भी है कि एक खास समुदाय को लुभाने की रणनीति क्या राष्ट्रीय पर्व पर सही है? आज यही कारण है कि हर हिंदुस्तानी इस राष्ट्रीय पर्व पर सवाल खड़ा कर रहा है, ऐसे मौकों पर राजनीति क्यों? तो ये तीन मुद्दे हैं। जो तीन मुद्दे में पहला मुद्दा है कि राष्ट्रपति का भाषण जिस प्रकार से रहा, क्या वो सही था? दूसरा मुद्दा है कि केजरीवाल ने फिर भी मफलर बांधकर ही झंडे को सलामी क्यों दी?
क्या कुछ क्षण के लिए भी, कुछ मिनटों के लिए भी वो अपनी राजनीतिक मफलर को दूर नहीं रख सकते थे? देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि उन्होंने कितने शालीनता के साथ, हम ये नहीं कह रहे कि सादे कपड़े में नहीं होना चाहिए, बल्कि सादा रहना तो यहाँ की विशेषता है, वो बहुत जरूर अच्छी है, लेकिन क्या तिरंगे को सलामी देते हुए कुछ मानक जो इस देश में तय है, कुछ संकेत है, कुछ परंपरा है, उसका पालन क्यों नहीं होता? हम आपको कुछ मुख्यमंत्रियों के वीडियो दिखाते हैं। पहले देखिए, आपके सामने कुछ मुख्यमंत्रियों के वीडियो है। यहां पर ये एक मुख्यमंत्री है जिनका ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है। ये हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं। ये और भी कई जगह के मुख्यमंत्रियों का हम आपको दिखा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। ये रमन सिंह है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है। कुछ और भी मुख्यमंत्री के विजुअल आपने देखे होंगे आज पूरे दिन भर की, किस प्रकार से उन्होंने अपने यहां पर मुख्यमंत्री थे, कई पर राज्यपाल थे, उन लोगों ने अपने यहाँ के प्रादेशिक पोशाकों को पहना। देश में ठंड और सर्दी का माहौल है, हम जानते हैं, इसलिए वहां पर ठंड के लिए सर पे कुछ टोपी नुमा पहना जा सकता है, लोगों ने पहना भी है। ये गुजरात का है जहां पर प्रादेशिक, ये आपके सामने है, ये महाराष्ट्र का है, शायद ऊंची बिल्डिंग इसमें दिख रही है। यहाँ पर भी राज्यपाल और बाकी लोग हैं जिन्होंने शालीनता के साथ कपड़े पहने हैं। और आप अगर केजरीवाल का देखेंगे तो केजरीवाल का किस प्रकार से उन्होंने रखा है, ये और किसी स्टेट का है। अब ये केजरीवाल का आप देखेंगे, अपनी राजनीतिक नौटंकी चमकाने के लिए और मैं आम आदमी का प्रतिनिधि हुए दिखाने के लिए क्या मफलर बांधना और इस प्रकार का जैकेट पहनना सही है? तिरंगे को आप सम्मान दे रहे हैं, जो तिरंगा इस देश में हमेशा लहराता रहे, इसलिए लाखों वीर जवानों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, शहीदी दी। और उस तिरंगे को फहराते समय सर पे क्या पहना जाए, इसके जो संकेत है, मानक है, परंपरा कम से कम है, उसको नहीं देखा गया। ऐसे आयोजनों के खिलाफ राजनीतिक बयानबाजी करके ये अप्रासंगिक है, ऐसा कहने वाले केजरीवाल, उनके पार्टी ने कार्यक्रम में तो शिरकत की, लेकिन जिस प्रकार का अपना हुलिया बनाया हुआ है, जो कि आम आदमी का प्रतिनिधित्व होने की बात करता है, वो उन्होंने यहां पर दिखाया। इसको लेकर इंटरनेट पर, खास करके सोशल मीडिया पर बहुत बड़े पैमाने पर बहस छिड़ी है कि क्या यह तिरंगे का अपमान नहीं है। इस विषय पर भी आपको बात करनी है। दूसरा एक मुद्दा है, वो भी हम आपके सामने थोड़ी देर में लेके आएंगे, जिसकी मुद्दे पर आपने चर्चा की। कॉलर के पास पहले चलते हैं। जय हिंद। हेलो माननीय सुरेश जी। हाँ माननीय सुरेश जी, जय हिंद। मैं संजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल हावड़ा से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। राष्ट्रीय पर्व राजनीति करने वालों से देश को सावधान रहना होगा। और राष्ट्र के कुछ प्रतीक होते हैं, जैसे झंडा हुआ, हमारे राष्ट्रीय त्योहार हुए, हमारे राष्ट्रीय इष्ट हुए, हमारे राष्ट्रीय पशु हुए, इन सब से कभी किसी को छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। आप किसी भी शर्त पे इन प्रतीकों से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, चाहे जो भी व्यक्ति हो, पद पर हो। और यह क्योंकि एक सैन्य शक्ति प्रदर्शन है और यह एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से तिरंगे का भी अपमान कहा जा सकता है। आज इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए 7 लाख से अधिक बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया इस देश पे। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ केजरीवाल जी से कि इन बलिदानियों का अपमान नहीं है? आज सुरेश जी, विदेशी सहायता प्राप्त नक्सली संगठन इस देश को संविधान के अपमान, इस संविधान का अपमान आदिवासियों के अधिकार के नाम पर करते हैं। हिंदू मुजाहिदीन और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन इस्लाम के नाम पे करते हैं। अब एक बड़ी शक्ति पैदा हो गई है जो आम आदमी के नाम पे संविधान का जो है उल्लंघन कर रही है, देश के मान्य परंपराओं को तोड़ रही है। क्या ठीक हो सकता है? मैं इस चीज के लिए जो है अरविंद केजरीवाल और किसी को भी प्रत्यक्ष डिबेट के लिए चुनौती देता हूँ। धन्यवाद। वो आए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार सुरेश जी। बोलिए।
हाँ, मैं ये कहना इन विषय पर ये कहना चाहता हूँ कि ये नेताओं की सोच इतनी निचली कक्षा में आ गई है कि इनके दिमाग में देशभक्ति की बात आती ही नहीं। जो राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी कई सालों से कांग्रेस की सत्ता में संसद में थे और आज ये राष्ट्रपति ये बात कहते हैं कि भ्रष्टाचार एक कैंसर की तरह फैल गया है। ये बात कहते हुए उनको शर्म भी नहीं आती। आज के दिन देशभक्ति की बात करनी छोड़कर राजनीति करते हैं। उनको अपने पद की गरिमा भी मालूम नहीं है। हाँ, जय हिंद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर, हम बोलिए, अभी तो वहाँ चल रहा है। क्या कहना है आपको? तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आज हमारे देश में इन लोगों ने अपने मनमाफिक कायदे कानून बना दिए, कहीं भी धरने पर जाके बैठ जाते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी मनमाफिक इनके आता है ये वही करते हैं। चाहे कोई भी राजनेता हो, उन्होंने देश को केवल और केवल मनमर्जी से चलाने की एक रणनीति बना दी है और ये धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी चलते हैं। आपकी बात भी आप कॉल करके कर सकते हैं और अगर आप कॉल नहीं कर पाते तो हमारा फेसबुक पेज है सुदर्शन न्यूज और हमारी साइट है sudarshannews.com, यहां पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी, सूरज जी नमस्ते। क्या कहना है आपको? जी, मैं ये मफलर मास्टर के बारे में कहना चाहूंगा कि इनका क्या है, ये उनको मौका मिला है आज। क्यों डेली तो उनको लोगों को पैसे देके खरीदना पड़ता है, लोगों को आज को खरीदना नहीं पड़ा, पॉकेट में मिले लोगों को ये भाषण देके संबोधित करके अपना ये मफलर और जैकेट में अपना पर्चा दिया है सब। ये सब इनका क्या है, ड्रामा है, लोगों को दिखाने का। अंदर का मामला क्या है वो हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम तो वहाँ जा नहीं सकते आम आदमी होने के नाते। मगर अगर हमारे और लोग इस तरह के जाए तो उनका पूरा ड्रामा निकाल सकते हैं। अंदर का मामला है, सब मिले जुले लोग हैं सर। ये टोपी मास्टर, मफलर मास्टर एक दिन इंडिया को इतना बर्बाद कर देगा कि अपन देखते ही रह जाएंगे। धन्यवाद। कई प्रतिक्रिया इस विषय पर इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर आई है। कई ने कहा कि जो टोपी केजरीवाल सबको पहनाते हैं वो पहन के भी करते तो भी चलता, क्योंकि उसको गांधी टोपी के नाम से जाना जाता है और गांधी के विचारों की पार्टी भले ही अपने आप को ना कहे, लेकिन गांधी के विचारों के पार्टी के समर्थन पर अगर सत्ता चला रहे तो उसकी टोपी पहनकर तो करते तो भी चल जाता, लेकिन इस प्रकार से मफलर बांधकर करना सही नहीं था। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? मेरा कहना है सर, ये जो भी नेता है स्वतंत्र 26 जनवरी के टाइम पे ऐसी चीजें दिखा रहे हैं। हमारे देश की जो संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति है, बिल्कुल उसको दिखाने के बजाय। धन्यवाद। दूसरा मुद्दा आपके सामने है। हम आपको एक विजुअल दिखाते हैं जिसको आपने देखा होगा, लेकिन आपके मन में सवाल आया होगा, लेकिन आपके पास उसको व्यक्त करने के लिए मंच नहीं है, इसलिए हम आपके सामने मंच दे रहे हैं। यह कर्नाटक की झांकी देखिए। यह आपके सामने कर्नाटक की वो झांकी है जिसमें हरे रंग में टीपू सुल्तान को दिखाया गया है। ये टीपू सुल्तान का आक्रामक रूप है। ये राष्ट्रीय पहचान और प्रादेशिक पहचान के लिए बनाई गई झांकियां होती है जो अपने राज्य का चरित्र लोगों के सामने राष्ट्रीय मंच पर दिखाती है। दुनिया इस कार्यक्रम को देखती है। दूसरे देशों के अतिथि इसमें आते हैं। इस बार जापान वाले आए हुए हैं और टीपू सुल्तान को वहां पर दिखाया गया, जो हाथ में तलवार लेकर आक्रामकता दिखाई गई है और उस आक्रामकता को दिखाया है। टीपू सुल्तान की इस तलवार में कितने मासूमों का खून लगा है ये यहां पर इन्होंने नहीं बताया। टीपू सुल्तान की इस तलवार ने कितने लोगों को जबरन धर्मांतरित किया ये यहां पर क्यों नहीं ध्यान में आया? क्या टीपू सुल्तान पूरे कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका तलवार लेकर इस प्रकार का दिखाना क्या उस कर्नाटक की पहचान है, या मुस्लिम वोटरों के लुभाने के लिए जो बड़ी मुहिम कर्नाटक में चली है क्या ये उसका प्रतीक है? जैसे कि वहां पर गोबंदी थी या गायों के गौशालाओं को पहले येदियुरप्पा सरकार के समय में सब्सिडी दी जाती थी, नए कांग्रेस के सरकार ने उसको आते ही कानून को खत्म किया और अब गाय काट सकते हैं ये कहने तक की हिम्मत वहां के मुख्यमंत्री ने दिखाई और अपनी औकात भी उस बहाने दिखाई। उनका ये दूसरा राजनीतिक चेहरा राजपथ पर, जो कि भारत का सबसे बड़ा मार्ग कहा जाता है, जहां पर भारत की प्रतिमाएं
प्रतीत होती है, ये क्या कर्नाटक का प्रतिबिंब है जिस प्रतिबिंब में आपको एक आक्राड़ विकराल, एक आक्रामक रूप लेकर एक तबका तानाशाह अत्याचारी राजा के नाम से कुप्रसिद्ध टीपू सुल्तान को दिखाया गया है। यह भी आरोप प्रत्यारोप और बहस इस विषय को लेकर सोशल मीडिया में छिड़ी है। क्या इस प्रकार से महाराष्ट्र के सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कभी क्यों नहीं दिखाया? उल्टा छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ की तलवार तो छीनना तो दूर, छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्र लगाना ही अब वहां के सरकार ने बंद किया है, या अफजल खान के खिलाफ या मुगलों के खिलाफ के लड़ाइयों को अब महाराष्ट्र के किताबों से हटा दिया है। ऐसे में कर्नाटक का यह नाटक क्या देश को मंजूर है? क्या आपका कहना है? कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ, जय हिंद सर। क्या कहना है आपको? मैं कहना चाहता हूं कि यही अरविंद केजरीवाल आम आदमी की बात करते हैं और खास आदमी के बीच में रहते हैं, बड़े बड़े कांग्रेसी मंत्रियों के साथ में। तो बताइए इनका कौन सा दोहरा चरित्र का काम कर रहे हैं? धन्यवाद। अगले कॉलर, जय हिंद। जी सर, अमित वर्मा बोल रहा हूँ बदायूं से। बोलिए। सर, मैं बोलना चाहूंगा केजरीवाल जी को कि वो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने बहुत कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। वो शायद ये भूल गए कि वो कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कुछ ही दिन पहले हमारी 26 जनवरी के पर्व को उन्होंने बोला था कि यहाँ नाचने का और उसका कार्यक्रम होगा या माला पहनने का कार्यक्रम होगा, वो हमारा मेन कार्यक्रम नहीं है। और उसके बाद आज वो खुद वहां झंडा फहराने पहुंचे और उस हालत में, जिस हालत में उनको वहां नहीं जाना था, एक सम्मानित व्यक्ति को वहां नहीं पहुंचना था। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन हम कारणों पर नजर डालते हैं कि आखिर हम आपको ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति का सियासी भाषण। सियासत से भरे माहौल में गणतंत्र दिवस का उत्सव भी सियासी बन गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भाषण भी सियासी माहौल में सियासी हो गया। राष्ट्रपति ने बिना नाम लिए लोक लुभावन अराजकता पर प्रमुखता से कटाक्ष किया। नकारात्मक राजनीति के खतरे से भी उन्होंने जनता को आगाह किया। गणतंत्र दिवस परेड का सियासी रंग। गणतंत्र दिवस की परेड में भी सियासी रंग देखने को मिला। कर्नाटक प्रदेश की झांकी पूरी तरह से सियासी दिखी। कर्नाटक सरकार की झांकी में उस टीपू सुल्तान को हीरो की तरह दिखाया गया जिसने कई मंदिरों को तोड़ा, धर्मांतरण कराया। क्या ऐसे लोगों को सियासत के लिए देश का हीरो बनाया जाना चाहिए? ये सवाल हम सब के सामने है। लोक लुभावन राजनीति करने वाले राष्ट्रीय पर्व पर सियासत करते। राष्ट्रीय पर्वों पर सभी लोग राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय पर्व के जश्न में शरीक होते हैं, मगर राजधानी के मुख्यमंत्री परेड स्थल में भी आम आदमी की राजनीति करते दिखाई दिए। राष्ट्रीय पर्व पर सियासत के अड्डे। हमारे कई नेता राष्ट्रीय पर्वों को निजी राजनीति के लिए प्रयोग कर रहे हैं। कई योजनाओं को हमारे नेता अपनी योजना बताकर देश के सामने रखते आए हैं। राष्ट्रीय उत्सव औपचारिकता बने। सियासत को राष्ट्रीय उत्सवों का हिस्सा बनते तो हमने देखा है। अब ऐसा लगता है जैसे राष्ट्रीय पर्व ज्यादातर लोगों के लिए औपचारिकता मात्र रह गया है। राष्ट्रीय पर्व वाले दिन तो हमारा राष्ट्रीय प्रेम खूब उमड़ता है, लेकिन बाकी दिन हम भूल जाते हैं राष्ट्र के प्रति भी हमारा कुछ दायित्व है। शहीदों को सही श्रद्धांजलि नहीं देते। वैसे तो हमारे कई नेता शहीदों का अपमान करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन आम आदमी भी शहीदों को केवल राष्ट्रीय पर्वों पर ही याद करता है। आज का ये पर्व आपने देखा, ये आज के पर्व में बाकी चीजें जो भारत की शक्ति का प्रदर्शन दुनिया के सामने करती और देशवासियों का आत्मविश्वास बढ़ाती है, ये तो फिर भी एक सामान्य चीज है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन जब एक शहीद जवान को, उनके पिता को, उनके प्रतिनिधित्व मरणोपरांत जब सम्मानित किया गया, तो उनके माँ के आंखों से निकले हुए जो आंसू है वो कितने महत्वपूर्ण थे, ये आज के सम्मान समारोह और आज के दिन के महत्व को रेखांकित करते। लेकिन फिर भी ऐसे पवित्र पर्वों पर, राष्ट्रीय पर्वों पर राजनीति होती है। अगले कॉलर, जय हिंद। हाँ जी, नमस्कार जी। बोलिए। मैं दिनेश बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। हाँ, ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस की सदा से ही नीति रही है। कांग्रेस ने ही हमारे देश का बंटवारा करवाया है, भारत और पाकिस्तान बनवा दिया।
और कांग्रेस के रहते ये मुसलमानों के जो तुष्टीकरण की नीति है, इसके लिए हमारी गौ माता को भी कटवाते रहते हैं लोग। मेरे हिसाब से तो पूरे भारत में गौ माता के ही नहीं बल्कि सभी पशुओं के कटान पर रोक लगनी चाहिए। इससे हमारे खेत खलिहान गांव बहुत बर्बाद होते जा रहे हैं। मेरा यही कहना है कि कांग्रेस की नीतियां बहुत ही देश को बर्बाद करने में साबित हो रही है। इन नीतियों को तो बदलना ही पड़ेगा और मेरे हिसाब से जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो इस दिशा में एक पहल है। भले ही बहुत सारे आदमी इसको माने ना माने, पर ये एक नई पहल शुरू हुई है जिसको हमें थोड़े दिन रुककर देखना और जांचना परखना चाहिए। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। बिंदास में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम आपके पास लेकर आए मुद्दा राष्ट्रीय त्योहारों पर होने वाली राजनीति का। टीपू सुल्तान की झांकी हमने आपके सामने दिखाई कि कर्नाटक सरकार ने कैसे हत्यारा माने जाने वाले एक सुल्तान को, जिसने हजारों लोगों को धर्मांतरित किया, मंदिरों को तोड़ा और ऐतिहासिक दस्तावेज होने के बावजूद भी उसको राष्ट्रीय नायक के लिए या अपने राज्य का नायक के तौर पर पेश किया, और वो भी उस उग्र रूप में जिसको कि ऐसे जगह दिखाया नहीं जाना चाहिए। ये सारी बातें जो मैं आपके सामने कह रहा हूं, ये सोशल मीडिया में सरकार के खिलाफ, कर्नाटक सरकार के खिलाफ चल रही है और इस विषय पर देश क्या कहता है, क्या कहना चाहता है, ये आपकी प्रतिक्रिया हम चाहते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मुकेश सायल बोल रहा हूँ दिल्ली से। बोलिए सर। गौ माता के बारे में जो अभी बात कर रहे थे आप, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने हमेशा हिंदू 85% हिंदू हैं, उनका हमेशा शोषण किया है और हमेशा हिंदुओं के शोषण में रही है। और उसी तरह से जैसे दिल्ली और दूसरे प्रदेशों से गाय माता को बाहर निकाला है उन्होंने अपनी रणनीति, अपनी चालबाजी के तहत। हम चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस को सबक सिखाएं। 85% जो हिंदू है वो कांग्रेस को सबक सिखाएं। मेरा निवेदन है हिंदू भाइयों से कि कांग्रेस को अच्छा सा सबक सिखाएं। धन्यवाद। लेकिन यहां पर कांग्रेस का समर्थन लेकर काम करने वाले आप वाले भी वही कर रहे हैं जो कांग्रेस कर रही है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए क्या कहना है आपको। हेलो। शायद कॉलर से संपर्क टूट गया है। हम अगले कॉलर के पास भी जाएंगे। आपको हम बीच बीच में दूसरे प्रदेशों के लोग भी दिखा रहे हैं। जय हिंद। बोलिए। मैं सर ये कहना चाहता हूँ जो बिंदास बोल के अंदर ये दिखा रहे हो आप। हाँ। हेलो। क्या कहना चाहते हैं आप। चलिए, शायद कॉलर से संपर्क नहीं हो पाया है। जो नए कॉलर है इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि अपनी बात को अपने ही टीवी पर सुनने के चक्कर में आप अपनी बात को कह नहीं पाते, क्योंकि ट्रांसमिशन कुछ सेकंड डिले आता है। तो ऑपरेटर की सूचनाओं का पालन करें तो आप अपनी बात को ज्यादा अच्छी तरीके से कह पाएंगे। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि अगर ऐसा होता रहा तो क्या परिणाम होंगे। देखिए। राष्ट्रीय पर्व सियासत में हो जाएंगे। राष्ट्रीय पर्वों पर पूरा राष्ट्र एक साथ मिलकर उत्सव मनाता है। इन पर्वों पर हम अपनी गौरवशाली संस्कृति और मजबूत लोकतंत्र का झंडा बुलंद करते हैं, लेकिन इन पर्वों को भी हमारे नेता सियासी माहौल में रंग रहे हैं। राष्ट्रीय त्योहार औपचारिकता भर रह जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे हम राष्ट्रीय पर्वों को सिर्फ मनाने भर ही तक ही सीमित रह जाएंगे। एक औपचारिकता के बहाने राष्ट्रीय त्योहारों के दिन औपचारिक राष्ट्रीय प्रेम दिखाने लगते हैं। क्या हमारे राष्ट्रीय पर्व सिर्फ औपचारिकता के लिए बने थे? क्या हमारे नीति नियंताओं ने राष्ट्रीय पर्वों को इसलिए बनाया था कि हम राष्ट्रीय प्रेम केवल राष्ट्रीय त्योहारों के दिन ही दिखाएं? राष्ट्रीय त्योहारों पर गलत परंपरा शुरू हो जाएगी। राष्ट्रीय त्योहारों पर हम अपने गणतंत्र होने और उसकी शक्ति प्रदर्शित करते हैं। हम अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को दुनिया के सामने पेश करते हैं, लेकिन अब राजनीति के लिए ऐसे लोगों को हीरो बनाया जा रहा है जिन्होंने हमारे सांस्कृतिक ढांचे को ही कमजोर करने की साजिश की है, जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा, धर्म परिवर्तन कराया। हम राष्ट्रीय पर्वों के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। हमें अपने राष्ट्रीय पर्वों के महत्व को समझना होगा। हमें राष्ट्रीय पर्वों को सियासत से दूर रखना होगा। गणतंत्र दिवस को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन एक गणतंत्र भारत का निर्माण हुआ था। उस भारत की कामना की गई थी जिसमें सभी सुखी हो, सभी का समान रूप से विकास हो, लेकिन इनमें से कोई भी सच होता नहीं दिखाई दे रहा है। कॉलर के पास चलते हैं।
जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? मैं अहमदाबाद गुजरात से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, अभी आपके चैनल से बिंदास बोल की बात कर रही है, उसमें मैं उसके लिए मैं बात करना है कि जो अरविंद केजरीवाल है, जब वो धरना पे बैठे थे तो धरना पे उन्होंने गणतंत्र के लिए बात किया था कि ये धरना में क्या है कि वो साकी आती है उसको तालियां बजाने के लिए होती है। तो ये गणतंत्र में भी बात करने के लिए तो वो तालियां बजाने गए हैं क्या आज? वो खुद जो बोलते हैं कि ये गणतंत्र क्या है, वो गणतंत्र नहीं है, ये तालियां बजाने की जो जगह है, तो वो तालियां बजाने के लिए गए थे क्या? चलिए, और ये दिल्ली वाले को झूठे वादे करते करते आदमियों को सब कुछ उल्लू बनाते हैं। चलिए, वादों की बात तो बाद में होती रहेगी, लेकिन आज राष्ट्रीय पर्व की बात है और राष्ट्रीय पर्व पर ऐसी राजनीति ठीक नहीं। अरविंद केजरीवाल की जिस खांसी का जिक्र यहाँ पर इस कॉलर ने किया, इसको लेकर इंटरनेट पर 1000 से ज्यादा मजाक है। लोग कहते हैं कि 20 दिन से ज्यादा की खांसी टीबी हो सकती है, तो केजरीवाल जांच करवा ले। तो दूसरी तरफ इसी कॉलर ने अभी कहा कि इस प्रकार वो खांसते हैं कि उस खांसने के बाद ज्यादातर बारी देखा गया है कि उनके समर्थक उस समय पर तालियां बजाते हैं, तो उनको तालियां बजाने के लिए इशारा करने की एक खांसी है। हालांकि अगर उनकी बीमारी है तो जल्दी ठीक हो जाए, हम ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं, लेकिन उनको सद्बुद्धि दे कि तिरंगे का मान सम्मान रखने में परंपराओं का ध्यान रखे, ये भी अपेक्षा करते हैं। अगले कॉल। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था सर, अपना नेते तो बोलते कि सारा देश एक, अपन बोलते सारा एक देश है, तो ये हर राष्ट्र अपने राज्य का वो झांकिया तो उसके ऊपर नाम क्यों दिखाते? देश का नाम दिखना चाहिए, वहाँ पर हिंदुस्तान का नाम दिखना चाहिए। ये तो नहीं बताना चाहिए कि हम महाराष्ट्र अलग है, यूपी अलग है, ये अलग है, ये स्टेट तो अपना एक ही है। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए इसमें मैं थोड़ा आपको स्पष्ट बताऊं कि हम कई राज्य इस देश में है, राज्य एक व्यवस्था है, राज्य देश से बड़ा नहीं है, लेकिन राज्य एक वास्तव व्यवस्था है और वो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है। जब हम स्टेट के लेवल पर कार्यक्रम करते हैं, तब राज्य के स्तर पर अगर जिले की झांकियां हो तो भी अलग कोई गलत बात नहीं है। मैं वो भी बोल रहा सर, जिसने झांकियां दिखाई गई, जिस जैसे कर्नाटक की झांकी है, उसके ऊपर किसका तो नियंत्रण होना था? टिप्पू सुल्तान का पुतला क्यों लगाया गया है? बिल्कुल, इसका नियंत्रण होना चाहिए। बिल्कुल यही। कोई भी ला रहा, कोई भी झांकियां अंदर डाल दे, बस निकले इतने बड़े रैली में, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। सब नेते खाली दिखावा है, बस खाली अपने नेतेगिरी में पड़े हुए हैं। कोई आता आम आदमी पार्टी टोपी लगा के भाषण देता, वो अपन जिसको चुन के आज अपने राष्ट्रपति है, उन्होंने कांग्रेस का प्रचार करके कुर्सी पे बैठ के उस आम जनता का बात करने की वजह से। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलेंगे, उनकी बात भी सुनते हैं। जय हिंद। जय सर, कांग्रेस हमको गुलाम बनाने के चक्कर में है मुसलमानों का। हाँ जी सर। हाँ, कांग्रेस। धन्यवाद। मैं एक जरा दर्शकों का ध्यान इस वीडियो की तरफ दूंगा जो स्क्रीन पर चल रहा है। मैं कहूंगा कि इसको जरा दोबारा वही से दिखाए। यह आज के दिन का सबसे बेहतरीन वीडियो ऐसा मैं मानता हूं। ये एक ऐसी मां के आंखों से निकलने वाले आंसू है। आप देखिए, इससे आंसू के एक बूंद आती है, वो आंसू है, उस मां के आंसू है जिसका बेटा इस देश के लिए शहीद हुआ है। और वो शहीद हुआ उस समय जब उसको सम्मानित किया जा रहा था, राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार दिया जा रहा था, चक्र से सम्मानित किया जा रहा था। उस समय जो घटना का वर्णन किया गया, उस समय उनकी मां के आंखों से आंसू आ गए। तो पूरे हिंदुस्तान का हृदय भी इस वक्त द्रवित हुआ होगा। ऐसा ये क्षण, जीवन में ऐसे क्षणों से प्रेरणा मिलती है, ऐसे क्षणों से उत्साह मिलता है, देश के लिए कुछ करने के लिए आशा जगती है। ये त्योहार का ये भी महत्व है। ये वीडियो दोबारा दिखाइए कि कैसे एक मां के आंख से आंसू आते हैं और दूसरी तरफ हमारे देश के नालायक नेता राजनीति करते हैं, केवल वोटों के लिए तुच्छ राजनीति। आप देखिए, ये वो माता है जिसके सुपुत्र ने आपके और हमारे इस देश के लिए प्राणों की आहुति दी है। राष्ट्र इनको और इनके सुपूत को सलाम करता है, प्रणाम करता है। आगे चलते हैं। जय हिंद। सुरेश चौहान जी।
बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। एक ऐसे समय में जब देश की जनता हाँ। राजनीतिक नेतृत्व के कारण बुरी तरह डिमोरलाइज हो चुकी हूँ, भ्रष्टाचार तंत्र के कारण सारे हथियार, गोला बारूद प्रश्न चिन्ह लग चुका हो, तो क्या हमको ऐसा भी तो ऐसा नहीं लगता कि हम ये जो गणतंत्र की परेड कर रहे हैं या 15 अगस्त की परेड कर रहे हैं, ये एक खोखलापन है? कभी भी पाकिस्तान आपके 5 लोगों के सिर उड़ा देता है, ना आपकी देश के अंदर घुसा चलाता है। ऐसा नहीं लगता हम लोग अपना ही मजाक, हम अपना मजाक खुद उड़ा रहे हैं? हमारे पास ताकत नहीं है लोगों से लड़ने के लिए, और यहाँ हम ये प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं अपने हथियारों की। बिल्कुल, धन्यवाद। आपने जो बात कही, मैंने 2 साल पहले इसी कार्यक्रम में कहा था कि आखिर यह शक्ति प्रदर्शन किस लिए है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि यह शक्ति प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। हम राष्ट्रीय पर्वों के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसमें खोखलापन आ गया है, ये सच है। देश के पास इतने बड़े बड़े खुद के मिसाइल्स हैं जो कई हजार किलोमीटर कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट तक हमला कर सकते हैं। ऐसा हम कहते हैं कि हमारे मिसाइलों के क्षेत्र में अमेरिका को हम ला सकते हैं, हमारे वैज्ञानिकों की ताकत है, लेकिन हम इतने तुच्छ पाकिस्तान को हमारे सैनिकों के सर काट कर लेके जाने के बावजूद वापस नहीं ला सकते। हमारे पास इतने बड़े बड़े टैंक है, लेकिन इस देश में 5 करोड़ घुसपैठिए जो बैठे हैं उनको बाहर नहीं निकाल पाते हैं। हमारे इस परेड में तेजस जैसा हवाई जहाज है, लेकिन इस देश में तेजी से फैल रहे धर्म आतंकवाद को रोक नहीं सकते, ये वास्तव है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रीय शक्ति का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि उस शक्ति के सामर्थ्य के बल पर इस देश के दुश्मनों को दांतों चले, जमीन खिसक जाए जिनसे कि दांतों चले, उनको चने चबाने पड़ जाए दांतों चले, उनका एक तरीके से इस देश के ताकत को देखकर पसीना पसीना हो जाए, ऐसा नेतृत्व इस देश को चाहिए। और ऐसा नेतृत्व इस देश के पास नहीं, ये कमी है। कमी ये नहीं कि ये परेड नहीं होनी चाहिए, परेड तो होनी चाहिए। आज़ादी को बार बार, लोकतंत्र को बार बार, गणतंत्र को बार बार याद करना चाहिए। इस बहाने हम हमारे शहीदों को याद करते हैं, इस बहाने हम हमारे वीरों को याद करते हैं, इस बहाने हम इस देश के महान सपूतों को याद करते हैं। लेकिन जो कुपूत कभी कभी सत्ता में आकर उसका दोहन करते हैं, उनसे जागने की भी जरूरत है। और इसलिए इन पर्वों का अपमान नहीं होना चाहिए, इन पर्वों को सार्थक करने की मांग होनी चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ जी, मैं राजेश सिंह बोल रहा हूँ हैदराबाद से। हाँ, एक बात तो सही है कि ये जो गणतंत्र दिवस है इसमें राजनीति के कोई जगह ही नहीं रहती। मैं आज के दिन कई ऐसे लोगों को अपने देश की तरक्की के लिए, देश की खुशहाली के लिए कई ऐसी योजनाओं के साथ अपने आप को सामने लाना पड़ेगा। और राजनेताओं को ऐसा कसम खानी पड़ेगी कि हम देश में कुछ ऐसी नई चीजें जो देश की जनता के लिए चाहिए उसको हम आज के दिन से शुरुआत करेंगे। जैसे क्या है, देश में आज तक 65 साल 66 साल हो गए भारत को आजाद होके, मगर देश की नदियों के दोनों किनारे आज तक पक्के नहीं हुए। और देश की नदियों के अंदर आज भी गंदे नाले का पानी गिरता है। ये जो पानी है इसको अगर हम दूसरे पाइपलाइन के थ्रू नदियों के सहारे किनारे किनारे लेकर जाके कहीं साफ करके फिर बाद में इनको नदियों में छोड़े, या नहीं तो किसी और काम में ले, जैसे थर्मल पावर स्टेशन को पानी की जरूरत पड़ती है तो वो पानी हम दे, उसको साफ करके दे। मगर आज तक कोई नदी साफ नहीं हुई। नदी के इतने बड़े बड़े धन्यवाद। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर काम होना बाकी है, काम करना जरूरी है और काम के लायक लोगों को उन स्थानों पर बिठाना भी जरूरी है। अगले कॉल। जय हिंद। बोलिए। मैं बोलूं? हाँ सूरज जी, क्या कहना है? बोल रहा हूँ राजस्थान से। हाँ, एक्चुअली केजरीवाल का तो क्या हिसाब है, अभी हम लोग दुकानदार है तो हम लोग कोई लड़का गांव से लेके आते हैं और उसको 2 महीने बाद में बोलते हैं भैया तुम चलाओ, जो करना है वो करो। तो वो एकदम क्या ये हो जाता है कि अभी मैं क्या करूं। तो कभी यही हालत हो गया, वो जो काम तो दूसरा कर रहे थे और लोगों ने बिठा के उसको कहीं और भेज दिया। तो अभी वो इतना आत्मक हो गया कि क्या करो क्या ना करो करके वो कंफ्यूजिंग हो रहा है कि क्या करना चाहिए। उसके लिए वो हो रहा है, मगर उसका जो हैसियत था वो तो उनको बनाया नहीं। उसका हैसियत एक छोटा सा ऑफिसर बनने का, मगर मुख्यमंत्री लोगों ने बना दिया। क्या करेगा बेचारा, उसका भी गलती नहीं है ना। धन्यवाद। यह हमारे लोकतंत्र की दूसरा वो पहलू है जो भीड़ तंत्र में बदलकर कभी कभी भ्रमित होकर क्या करता है
ये दिखाता है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि राष्ट्रीय त्योहारों पर, पर्वों पर ऐसे उत्साह में हम राजनीतिक खलल क्यों डालते हैं। राजनीतिक खलल डालने की परंपरा ज़्यादा बढ़ती रही और राजनीतिक वर्ष होने के कारण, चुनाव के साल के कारण इसमें कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। इसको लेकर अगर बहस नहीं चढ़ी तो ऐसे त्योहारों पर भी राजनीति शुरू हो जाएगी। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ हेलो। हाँ जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सर, मैं कपिल शर्मा बोल रहा हूँ, महारानी बाग दिल्ली से। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल आज जो भाषण दे रहे थे, क्या उनको ये पता है कि 181 आदमी जो ठंड की वजह से मर गए हैं, उस पर इन्होंने कुछ सोचा था? इनको ये पता था कि इतने आदमी मर गए हैं, उस पर इन्होंने कुछ किया? कि ये तो केवल राजनीति अपनी करते जा रहे हैं। जो देश का सपना देख रहे हैं, जो एक दिल्ली नहीं संभाल पा रहे, देश को क्या संभालेंगे? धन्यवाद। केजरीवाल इसके लिए कुछ करे ना करे, अनशन जरूर कर सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ बोलिए। जय हिंद। सुरेश जी, कहना ये है कि केजरीवाल जो है, जिसको मतलब अपने जैसे एक बच्चे को साइकिल चलाना नहीं आता हो और उसको मोटरसाइकिल दे दिया जाए तो क्या करेगा? जगह जगह एक्सीडेंट ही करेगा। इसीलिए ये तो अपना राजनीति करने का पता ही नहीं है। ये तो एक छोटे से ऑफिसर थे और इनको मुख्यमंत्री का पद संभाल दिया, इसीलिए कभी धरने में बैठ जाते हैं, कभी आके कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, और ये गणतंत्र दिवस का मतलब ही नहीं समझते कि हमें क्या पहन के जाना है। आम आदमी को तो इसने आम आदमी बना दिया, खुद खास आदमी बन के वहां जाके बैठ गया। और रह गया टीपू सुल्तान का, तो टीपू सुल्तान का तो ये जो झांकी जब आया तो इसको पहले ही निगलेक्ट कर देना चाहिए था। वो झांकी दिखाना ही नहीं चाहिए। और दूसरा नंबर कि हमारे जो पाठ्यक्रम में टीपू सुल्तान को बड़े गर्व के साथ पढ़ाया जाता है, वो भी नहीं पढ़ाना चाहिए। जय हिंद। धन्यवाद। ऐसे कुछ शैतानी जो चरित्र थे उनको बड़ा बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, और सेकुलरिज्म की ज़रूरत के नाम पर अगर एक किया जाता है तो ऐसा सेकुलरिज्म इस देश को कभी फायदे का नहीं रहेगा, क्योंकि इसका दूसरा पहलू इतिहास में दर्ज है। ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसकी नोंद है, और ऐसी जो चीज़ें हैं जो देश के पास एक तरफ आती है, दूसरी तरफ उसके ऊपर होने वाली लिपापोती है, ये और ज़्यादा भयानक रूप में, प्रतिकार के रूप में बुमरैंग होती है, और इसलिए ऐसे ड्रामे करने से बाज आना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। सर मैं प्रशांत बोल रहा हूँ बाड़मेर से। मैं एक चीज कहना चाहता था, एक चीज आप मिस कर दी शायद। हाँ। अगर आप दैनिक जागरण की खबर का हवाला लें तो अरविंद केजरीवाल जी ने झंडे को फहराने के बाद उसको सलामी नहीं दी। आपने शायद ध्यान नहीं दिया हो, उन्होंने झंडे को ये मुद्दा हमारे पास भी आया है, ये मुद्दा हमारे पास भी आया है, लेकिन उसका विजुअल नहीं मिल पाया, इस कारण हम उसका दावा नहीं करते हैं। ये कॉलर जो बात बता रहे, ये अखबारों में कुछ सोशल साइट पर भी आई है कि केजरीवाल नए सिक्के होने के कारण भी ऐसा हो सकता है, या हो सकता है कि ऐसे कई संगठनों का उनको समर्थन या उनका समर्थन वो करते हैं जो गणतंत्र दिवस पर ही बहिष्कार करते हैं। उसका भी परिणाम हो सकता है कि उन्होंने झंडा तो फहराया लेकिन उसको सलामी दिए बगैर वो जाके बैठ गए, लेकिन वीडियो इसका नहीं मिल पाया, इस कारण हम आपको ये नहीं बता पाए। तो उनके साथ तो एक अच्छी खासी टीम होती है जो उनको प्रोटोकॉल याद दिलाती है, उनको याद दिलाना चाहिए था कम से कम। इसलिए उनका ये बहाना है कम से कम नहीं चलेगा कि मुझे याद नहीं था या मुझे पता नहीं था। इसके लिए इनको उसमें सफाई देनी पड़ेगी केजरीवाल जी को। और जो नाटक वाली बात है, ये तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की वहाँ पे सरकार है तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति वहाँ होनी, और ये तो सुबह देख के हम समझ गए थे, हमें कोई मंच नहीं मिला, लेकिन आपके मंच से मैं कहना चाहता हूँ ये बहुत गलत दिशा में जा रही है। ऐसे राष्ट्रीय पर्वों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जय हिंद। धन्यवाद।
टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि जो राज परिवार थे और उस दूसरे राज्य के लोग जो कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे, ऐसे लोगों को हाथी के पैरों के नीचे कुचलने की भी इनकी क्रूरता ऐतिहासिक दस्तावेजों में है। और इसके साथ जो डच शासक उन दिनों में भारत में व्यापार करने आते थे, उनको भी गुलाम के तौर पर अपने यहाँ की प्रजा को बेचने की बात भी टीपू सुल्तान के बारे में कही जाती है। अगले कॉलर। जय हिंद जी, नमस्कार। बोलिए। हाँ जी सुरेश जी नमस्कार, मैं महावीर बोल रहा था हरियाणा से। बोलिए महावीर जी। ये बताइए एक बात, तो हमारे को आज हमारे हिंदुस्तान में किसान को पानी नहीं मिल रहा है, पानी खेती के लिए किसान आत्महत्या करने लग रहे हैं। ये कहाँ कैसा गणतंत्र है हमारा, कैसा गणतंत्र दिवस है? एक आदमी भूख से मरने लग रहा है। कहाँ जापान के प्रधानमंत्री को यहाँ बोला, क्या दिखाने लग रही है हमारी सरकार? आप अरविंद केजरीवाल के लिए कह रहे हैं इसने ये कर दिया ये कर दिया, पहले कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, कौन सी पार्टी? तो बताओ। अब आप आगे लोकसभा के इलेक्शन में बताओ किसको वोट दें हम? आप बताओ एक, हम वोट किसको दें? बिल्कुल, हम टीवी चैनल से ये नहीं बता सकती कि आप किसको वोट दें, लेकिन स्थिति इतनी खराब हो गई है कि जो 4 लोग हैं उनमें से जो कम खराब है उसको दिया जाए, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हमारी प्रजा अभी इतनी समझदार नहीं हुई है कि उसको वोट का तुरंत अधिकार दिया जाए या पूरी सत्ता स्थापित करने का अधिकार उसको दिया जाए। वो भ्रमित हो सकती है, वो जाति पाति में बटी हुई है। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके पक्षधर थे कि यहाँ पर कुछ सालों तक, कम से कम 10 सालों तक अच्छे तरीके से विवेक के साथ चलाई जा सकती है ऐसी सेमी डिक्टेटरशिप आनी चाहिए, और तभी ये हिंदुस्तान और यहाँ की जनता, यहाँ के अज्ञानी, यहाँ के रिबेल्स वो काबू में आ सकते हैं, समझ सकते हैं, ज्ञानी बन सकते हैं। लेकिन तब हमने बात को नहीं माना और इसलिए आज हम इसके फल भुगत रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? गणेश विश्वकर्मा बासी सिद्धार्थनगर से बात कर रहा हूँ। हाँ। जिस गणतंत्र में गणतंत्र है उस देश के नेता क्या करेंगे? इस देश में जब नेता लोग बॉडी गार्ड लेकर चलते हैं तो देश की सुरक्षा क्या करेंगे? टीपू सुल्तान को की झांकी क्या रखेंगे? नेता हो सकता है कुछ दिन बाद ओसामा बिन लादेन को भी झांकी के रूप में पेश करें। देश के नेता राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते। जय हिंद सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। ऐसा मैंने टीवी में देखा, मफलर पार्टी का मुखिया केजरीवाल पूरे तामझाम के साथ आया। हाँ। आपके चैनल पर देखा आपका नया कार्यालय जहां भारत माता की मूर्ति दिखी, वह आपने ध्वजारोहण किया। 2 लाइनें कहूंगा सुरेश जी। कीमत जल की नहीं प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं सांस की होती है। प्यार तो बहुत करते हैं राष्ट्र से, पर कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। सुरेश जी, गणतंत्र पर विश्वास करने वाला नालायक ओवैसी गणतंत्र को भूलकर सलमान खान को गाली देता है। साबरमती के वो गंदा करने वाले कह रहे हैं कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो फिर राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस जैसे असंख्य राष्ट्र सपूतों की जान की कोई कीमत नहीं। यह यक्ष प्रश्न जस का तस खड़ा है। यहाँ ओवैसी के मामले में आजम, दिग्गी, लालू, नीतीश, अखिलेश, सिब्बल, बिल्कुल हम ओवैसी के मुद्दे को भी लेके आने वाले। इस बार जरा राष्ट्रीय पर्वों के कारण नेताजी के जयंती पर कार्यक्रम होना जरूरी था, इसलिए हम इस हफ्ते उसको लेके नहीं आए, लेकिन आगे हम जरूर लेकर आएंगे। आज हमने हमारा जो आपका हमारा इस सुदर्शन हमारा परिवार है, हम दर्शकों को भी हमारा हिस्सा मानते हैं, इसलिए इस परिवार को हम कहते हैं। आज हमने हमारा जो नया कार्यालय है वहाँ पर ध्वजारोहण किया। ये भारत का सबसे अत्याधुनिक कार्यालय है। इस कार्यालय में आपको भारत माता की सेवा करने के लिए हमें और अच्छी तकनीक और जगह और संसाधन मिलेंगे। यहाँ पर आज हमने भारत माता के मूर्ति की प्रतिष्ठापना की। पीछे आप देख रहे गौ माता की प्रतिष्ठापना हम पहले कर चुके हैं। ये हमारे बिल्डिंग में जो पोर्च है उस पोर्च का ऊपर का हिस्सा है। इस भारत माता के चरणों के नीचे से आने वाला हर व्यक्ति गुजरेगा, जो भी सुदर्शन के कार्यालय में आएगा वो भारत माता के चरणों के नीचे से गुजरेगा। ये भारत माता की 7 फुट की
प्रतिमा, साक्षात मूर्ति हमने नए कार्यालय में प्रस्थापित की है, स्थापित की है आज के इस पावन पर्व पर। और आने वाले दिनों में हम यहाँ पर स्वामी विवेकानंद, छत्रपति शिवाजी महाराज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सावरकर, ऐसे तमाम मूर्तियों को स्थापित करने वाले हैं। इस कार्यालय का शुभारंभ 6 तारीख को है और मैं आप सभी को 6 फरवरी 2014 सवेरे 11 बजे सुदर्शन के नए कार्यालय के शुभारंभ के लिए भी आमंत्रित करता हूं। हम उपाय देखते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं राष्ट्रीय पर्वों पर हो रही राजनीति को रोकने के लिए। देखिए, राष्ट्रपति सियासत से दूर रहे। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। जैसे ही कोई शख्स राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो जाता है, उसके तुरंत बाद उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। चाहे वो पहले किसी भी दल का नेता क्यों ना रहा हो, राष्ट्रपति बनने के बाद वो शख्स दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाता है। हालांकि राष्ट्रपति का भाषण सियासी दलों पर और उनकी राजनीति पर अच्छा कटाक्ष करता है। सियासतदान राष्ट्रीय पर्वों पर सियासत ना करें। सियासतदानों को याद रखना होगा, वो एक ऐसे पद पर बैठे खास आदमी हैं जिनमें राष्ट्रीय पर्वों के सम्मान की उम्मीद की जाती है। लेकिन कुछ नेता राष्ट्रीय पर्वों पर अपनी गौरवशाली गाथों को भूलकर अपनी सियासत करने में खोए हुए हैं। राष्ट्रीय पर्वों पर औपचारिकता ना निभाएं। जो लोग राष्ट्रीय पर्वों पर औपचारिकता निभाने के लिए घर से निकलते हैं, उनका राष्ट्रीय पर्वों में हिस्सा लेने और ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो व्यक्ति राष्ट्रीय पर्वों पर औपचारिकता दिखाते हैं, वो बाकी के समय देश के प्रति कैसा विश्वास रखते होंगे, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। देश की बुनियादी समस्याएं सुलझाई जाएं। हमारे देश में अभी भी 45% से ज्यादा जनसंख्या भरपेट खाने के बिना सोने को मजबूर है। अभी भी विकास की हवा उस आम आदमी तक नहीं पहुंची जिसे वाकई विकास की जरूरत है। ये परिणाम और उपाय और सारी चीजें हमने आपके सामने दिखाई। आज के कार्यक्रम में हमने 3 मुद्दे आपके सामने लाए। कुल मिलाकर विषय एक ही था कि देश के राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय त्यौहार, राष्ट्रीय सेलिब्रेशन जो होते हैं, उनमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति करने के लिए आपके पास 363 दिन है, लेकिन 2 दिन ऐसे हैं जिस पर आपको कुछ नहीं करना चाहिए। बस जो संविधान पद पर बैठा है उसकी बात को उस दिन सुनो, भले दूसरे दिन आप उसकी प्रतिक्रिया दो, लेकिन उस दिन आपकी प्रतिक्रिया उस व्यक्ति के नहीं, उस संस्था के खिलाफ होती है। और खास करके जब तिरंगे की बात आती है तो उसके खिलाफ होने वाला कोई भी गलत कार्य, उसके खिलाफ आज बोलना जरूरी है। और इसलिए हमने जो गलत लगा हमने आपके सामने रखा। इसमें ऐतिहासिक चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ कर समाज के सामने नए पैकेजिंग में पेश करने का जो नया तरीका है, उसके खिलाफ आवाज़ उठना ज़रूरी है। आज देश के करीब करीब 400 में से किसी भी एक चैनल में, हालांकि टॉप 10 में हम सुदर्शन काम करता है, और उन 10 में से किसी भी एक चैनल ने ये नहीं दिखाया कि ये टीपू सुल्तान की झांकी गलत थी। लेकिन हमने तय किया कि आपके सामने हम टीपू सुल्तान के बारे में उठ रहे आवाज़ का भी जिक्र करें और आपकी भी प्रतिक्रिया ले, आपको भी बोलने का मौका दे, और आप क्या कहते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, ये भी देश देखे। इसके लिए आज हमने आपके सामने विभिन्न प्रकार के मुद्दे रखे। आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हम आपके आभारी हैं। हम ये भी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में बिंदास के स्वरूप को और विस्तृत किया जाए और व्यापक किया जाए। इसलिए नए कार्यालय में हम एक साथ लाइनों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं, स्काइप की संख्या बढ़ा रहे हैं। आप लोग अपने घर से डायरेक्ट यहाँ पर सम्मिलित हो, इसके लिए नए नए तरीके ला रहे हैं। आपको बिंदास के दौरान स्क्रीन पर चैटिंग का भी ऑप्शन हम देने वाले हैं। ऐसे तमाम सारी चीज़ें अगले हफ्ते से नए कार्यालय से हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।